नमस्कार, मैं हूं वैश्य। बीजेपी के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा है जिसके दाग अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। सीना ठोक कर देशभक्ति की बातें करने वाले, संसद में अभी हाल ही में अपने भाषण में देशभक्ति के बड़े बड़े नारे गढ़ने वाले अमित शाह देश को तोड़ने का काम करने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, ये आरोप लगाते हैं और उसके बाद में उसके साथ क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि गुप्त एजेंडा चला रहा है पीएफआई और लोगों को कट्टर बनाने का काम कर रहा है। 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी की। कई दिनों तक की छापेमारी चली, आपने सुना भी होगा। चुनावी भाषणों में इसका जिक्र हुआ। संगठन के महासचिव पीएफआई के अनीस अहमद समेत कई बड़े जो संगठन के लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हुई और एक माहौल बनाया गया एनआईए के जरिए, होम मिनिस्टर के जरिए, होम मिनिस्ट्री के जरिए कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इसका समर्थन कांग्रेस करती है या विपक्ष के बाकी दल करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। अब उसी पीएफआई के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की खबरें आ रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं। कितनी सही है कितनी गलत है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये खबर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि मुंह में राम बगल में ईंटें वाली बात सही साबित हो रही है ये खबर पढ़ के। क्या चुनाव जीतने के लिए देश के साथ गद्दारी की जा रही है? बीजेपी ऐसा कर रही है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम, इस कार्यक्रम में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे ये मामला शुरू कहां से हुआ, इसकी हकीकत क्या है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक शाखा है युवाओं की, जो हाल ही में प्रतिबंधित कट्टर संगठन है पीएफआई, उससे एसडीपीआई का जुड़ाव है। और भगवा पार्टी के सदस्यों ने कथित तौर पर पंचायत चुनावों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थन किया है कर्नाटक में। खबर हैरान करने वाली है, ट्विटर पर वायरल है। ये कर्नाटक की खबर है, लोग चटखारे ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एसडीपीआई के सदस्य भगवा पार्टी के 3 सदस्यों के समर्थन पर तलपड़ी ग्राम पंचायत में जीत गए, अध्यक्ष बन गए, जबकि यहां बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती थी, उसका कैंडिडेट इतना मजबूत था। क्योंकि दोनों पार्टियां, संगठन एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, इसलिए दोनों के बीच यह आश्चर्यजनक गठबंधन सभी के लिए बड़ा झटका था, कौतूहल का विषय था। जैसे ही ये खबरें वायरल हुई बीजेपी परेशान हो गई क्योंकि पूरा एजेंडा धराशायी हो गया बीजेपी का। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट किया और इस गठबंधन को सिरे से खारिज करना पड़ा उनको और कहा कि यह फर्जी खबर चलाई जा रही है, हालांकि कई बड़े संस्थानों ने चलाई। उन्होंने बताया कि पंचायतें पार्टी के आधार पर नहीं होती हैं और इसलिए एसडीपीआई उम्मीदवारों को समर्थन का सवाल ही पैदा नहीं होता, यह सूर्या ने कहा। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ट्वीट किया। उनको भी लगा ये तो पूरा एजेंडा धराशायी हो गया। उन्होंने ट्विटर पर एक खबर पोस्ट किया और लिखा कि ये फर्जी खबर है, ये इस पर कोई आधार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी चिन्ह नहीं देती है और इसलिए भाजपा और एसडीपीआई के बीच जो गठबंधन की खबरें चल रही हैं वो सच नहीं है। लेकिन सच जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसकी तह में जाने की कोशिश की। दरअसल एसडीपीआई सदस्य हैं टी इस्माइल, जो हाल ही में कर्नाटक में तलपड़ी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। और स्थानीय रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो ये कहती हैं कि भगवा पार्टी के 3 सदस्य थे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, इन तीनों ने उनका समर्थन कर दिया। इस पद पर इस्माइल का चुना जाना आश्चर्य की बात है और सभी चौंक रहे हैं इस खबर को सुनकर, क्योंकि उन्हें भाजपा के सदस्य सतराज दोनों को बराबर वोट मिले थे, सब बीजेपी के जो थे। ग्राम पंचायत की यहां 24 सीटें हैं, 24 में एसडीपीआई ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने 13 और 1 सीट जीती है। भाजपा सदस्य को प्रेसिडेंट पद पर दावा करना था लेकिन उन्होंने वहां पर फेल हो गए वो, जब भगवा सदस्यों ने एसडीपीआई उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। ये अंदर की खबर है। इसके परिणाम स्वरूप टाई ब्रेकर हो गया मामला और बाद में इस्माइल विजेता हो गए, यानी एसडीपीआई यहां जीत गई क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो गई बीजेपी के कैंडिडेट की ओर से। जिस चुनाव में भाजपा को आसानी से जीत मिल सकती थी, भाजपा का कैंडिडेट जीत सकता था, वो पार्टी के लिए शर्मिंदगी का चुनाव हो गया और पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। यहीं से यह खबर निकली कि जो पार्टी बड़ी बारीकी से छोटे चुनाव का प्रबंधन करती है वो कर्नाटक के इस चुनाव में कैसे चूक गई, कर्नाटक में ऐसी चूक कैसे हो गई उससे। अब जब बात निकली तो बात दूर तलक जाएगी और आपको यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि पीएफआई दरअसल पानी पी पी के क्यों कोसा जाता है इसको, और शाह और साहब दोनों इससे नाराज क्यों रहते हैं, क्यों इसके खिलाफ तमाम बातें करते हैं, इसकी जरा हिस्ट्री देख लीजिए। 1980 के दशक में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ, तमिलनाडु में मनिथा निधि
पसाराई और कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना हुई थी। ये तीनों संस्थाएं अलग अलग थीं और इन तीनों संस्थाओं ने कुछ सालों बाद 2004 से ही अपना तालमेल बनाना शुरू कर दिया, साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोषिकोड में हुई एक बैठक में इन तीनों संस्थाओं का विलय कर दिया गया और बना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई कहते हैं, जो बड़ा वायरल रहता है। इसको बनाने का फैसला हुआ। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की जो स्थापना है वो 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 जो संगठन थे उनके विलय के बाद, उनके विलय के 2 सालों बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वीय राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। ये उनकी प्रोग्रेस थी। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाले काडर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला ये संगठन पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने का दावा करता है और ये दावा करता है कि 4 लाख सदस्य हैं उसके जो सक्रिय हैं। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर वॉल्टर एम्ब्रिक ने अपनी एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने पीएफआई की स्थापना को एक अहम कड़ी बताया। उनका यह मानना था कि यह पहली बार था कि किसी मुस्लिम राजनीतिक का संचालन दक्षिण भारत से करने की कोशिश की गई है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनका यह कहना था कि यह काडर बेस्ड पार्टी थी और इसके जो नेता थे वो कामकाजी समूह से संबंध रखते थे। पीएफआई अपनी वेबसाइट अगर आप उसको देखें तो वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। ये अपनी जो पहचान बताता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता रहा है, हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप शुरू में बयान देख चुके हैं। संस्था के खिलाफ राजद्रोह, गैरकानूनी कामों में संलग्न होने के, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप का सामना करना पड़ रहा है और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक के बाद एक कई मुकदमे संस्था के ऊपर लगाए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। राजस्थान में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम आया था, खूब हंगामा हुआ था। पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज भी छापे के दौरान बरामद किए थे और ये दावा किया था कि इसमें साल 2047 तक इस्लामी राज्य के गठन का पूरा रोड मैप था। पीएफआई का दस्तावेज था, ये दावा किया गया। साल 2008 से एनआईए ने उस पर नजर रखी हुई थी। संगठन बनने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं पीएफआई पर कि वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आप लोग सिमी के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा रूप है। एक आरोप यह भी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, पीएफआई पर, कि उसकी स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह पीएफआई पर आरोप है और यह भी कहा जाता है कि इस कारण कुछ पूर्व सिमी के सदस्यों ने दूसरे नाम से एक संस्था बना ली और अपनी एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के 6 साल बाद 2007 में हुआ था, लेकिन संस्था यह कहती है कि उसका मिशन सिर्फ एक है और वो ये है कि भेदभाव विहीन समाज की स्थापना करना, जिसमें सभी को आजादी मिले, न्याय मिले और सुरक्षा मिल सके, जो कि खासकर अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं। इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहते हैं और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, जिसका जिक्र मैंने किया, उनको उनका हक दिलाया जा सके। ये पीएफआई करती है। अब ऐसा क्या हुआ कि पीएफआई को पानी पी कर कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के एक छोटे से चुनाव में उसकी ही शाखा के जरिए शिकस्त मिल गई? ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। आप अगर ट्विटर टाइमलाइन देखें, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है, टाइम्स नाउ ने इस पर खबर चला दी है और अब इस पर सफाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतने छोटे चुनाव में भी ये कहा जाता है कि बहुत इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का, तो इतने छोटे भी चुनाव में कैसे शिकस्त मिल गई भाजपा को? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, और सोचिए कि राजनीति कैसी होती है, लोगों को भिड़ाती है और खुद फायदे के लिए साथ आ जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।